हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम कुछ एमसीक्यू करेंगे और एमसीक्यू कौन से रहेंगे। एचटेट के पेपर में आए हुए एचटेट का जो एसएसटी का जो पेपर होता है उसके अंदर 2022 के जो एमसीक्यू है 30 वो वाले आज हम सोल्व करेंगे। ठीक है, कल वाली वीडियो में क्या किया था, एचटेट एसएसटी का 2023 का पेपर सोल्व किया था। आज का पेपर है 2022 का। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विद्यार्थियों के मापन हेतु उपयोग में लाया जाता है। यानी कि क्या मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है, उसका इंटेलिजेंसी को मेजर करते हैं, उसकी एबिलिटी को मेजर करते हैं, उसके एटीट्यूड को मेजर करते हैं या उसकी पर्सनैलिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है ना, ये एक तो क्या होती है, ये प्रक्षेपी विधि होती है। ये क्या होती है, प्रक्षेपी विधि। ठीक है, यानी कि ये व्यक्तित्व को नापने के लिए विधियां होती हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। व्यक्तित्व को नापने के लिए दो टाइप की विधियां होती हैं। एक तो क्या होती है, प्रक्षेपी विधि। ठीक है, और दूसरी क्या होती है, अप्रक्षेपी। अप्रक्षेपी। ठीक है, अब अप्रक्षेपी में फिर से क्या होती है, व्यक्तिनिष्ठ टाइप और क्या होती है, वस्तुनिष्ठ टाइप। वस्तुनिष्ठ टाइप। ठीक है, तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रक्षेपी विधियां कौन सी होती है। इसके अंदर क्या होता है, अचेतन मन से चीजों को बाहर निकाला जाता है। यानी कि अचेतन मन में जो दबी हुई इच्छाएं थी उनको उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए उन चीजों को बाहर निकाला जाता है। यानी कि आपके सामने क्या रखा जाएगा, कुछ उद्दीपक रखे जाएंगे और उस उद्दीपक को देखकर आदमी ऑटोमेटिक उसका आंसर दे पाएगा, वो चाहकर भी कुछ चीजों को छुपा नहीं पाएगा। इन विधियों का जब परीक्षण किया जाता है, प्रक्षेपी विधियों का, तो जो करने वाला होता है ना, वो बहुत ही एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, वो उसके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि जिसके आप परीक्षण कर रहे हो, जिस व्यक्तित्व का, जिस आदमी का, जिसकी पर्सनैलिटी का आप टेस्ट कर रहे हो, वो चाहकर भी कुछ चीजों को छुपा ना पाए। और इसके अंदर क्या होता है कि कुछ उद्दीपक रख दिए जाते हैं, जैसे कि कार्ड रख दिए, उसके ऊपर चित्रकारी को देखकर आपको स्टोरी लिखनी है, या आपको सेंटेंस बनवा लिए, या आपको वर्ड्स बनवा लिए। यानी कि इस टाइप से उस आदमी की दबी हुई इच्छाओं को बाहर निकाला जाता है, अचेतन मन का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल दूं तो एक आता है TAT, जो यहाँ पर पूछा गया ये वाला। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है इसके अंदर, CAT, और क्या हो सकता है इसके अंदर, IBT, और क्या हो सकता है, फ्री FWAT, फुल फॉर्म भी बताऊंगी इनकी। और क्या हो सकता है इसके अंदर, सेंटेंस बनवाकर या फिलिंग द ब्लैंक टाइप टेस्ट होते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, थेमेटिक, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। इसकी फुल नेक्स्ट की क्या होती है, IBT की, इंक बॉल्ट टेस्ट। इसकी क्या होती है, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ठीक है, ये वाला जो टेस्ट था ये वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने किया था, मॉर्गन एंड मुर्रे ने। किसने किया था, मॉर्गन एंड मुर्रे ने। कब किया था, 1935 में। ठीक है, पहली बात तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा व्यक्तित्व। व्यक्तित्व को नापने की विधियों के अंदर हम प्रक्षेपी के टाइप्स हैं, ये एक TAT होती है, एक CAT, IBT, FWT, ऐसे कई तरह की होती है। मॉर्गन मुर्रे ने कौन सा टेस्ट किया था, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट किया था, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, इस मॉर्गन मुर्रे ने क्या किया था, 1935 में परीक्षण किया था। और कार्ड्स कितने लिए थे पूछा जाता है, TAT टेस्ट के अंदर कार्ड की संख्या कितनी है, 31। ठीक है, इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो इसको करते हैं साइड में। अब वो तो सारा कुछ गया हमारा जो लिखा था, तो एक बार के लिए देखो TAT को एक्सप्लेन करते हैं। TAT, ठीक है, करने वाला कौन था, मॉर्गन एंड मुर्रे। कब किया था, 1935 में। कार्ड की संख्या कितनी थी, कार्ड की संख्या थी 31।
जिसके अंदर से 30 कार्ड तो क्या थे, कलरफुल थे, ठीक है, मतलब उनके ऊपर कुछ चित्रकारी बनी हुई थी, और एक कार्ड क्या था, ब्लैंक कार्ड था। यानी कि कार्ड टोटल कार्ड पूछा जाएगा तो 31, और ब्लैंक कार्ड खाली कार्ड कितना था, इसके अंदर से कार्ड खाली कार्ड था 1। इसका मतलब फुल कार्ड कितने थे, भरे हुए कार्ड कितने थे, 30, ठीक है। अब 30 के ऊपर से 30 के अंदर फीमेल की फोटो कितनों पर बनी हुई थी, फीमेल की फोटो बनी हुई थी 10 पर, और मेल की फोटो कितनों पर बनी हुई थी, 10 पर, और बोथ फीमेल प्लस मेल इतने, ये कितने कार्ड पर बने हुए थे, 10, ठीक है। एक टाइम में अंतर्बोध परीक्षण के अंदर एक टाइम में एक आदमी को कितने कार्ड दिए जाते हैं, एक टाइम में 20 कार्ड दिए जाते हैं। कितने कार्ड दिए जाते हैं, 20 कार्ड, ठीक है। अब 19 के ऊपर तो क्या होते हैं, चित्र बने होते हैं, और एक कार्ड 16 एक कार्ड क्या होता है, खाली कार्ड, एक कार्ड क्या दिया जाएगा, खाली, ठीक है। खाली कार्ड की संख्या पूछी जाए तो ये 16 नंबर वाला कार्ड क्या होता है, खाली होता है, ठीक है। आदमी को एक टाइम में एक आदमी का परीक्षण करने के लिए 20 कार्ड दिए जाएंगे, 19 के ऊपर चित्र बने होंगे, एक के ऊपर क्या होगा, खाली होगा, और फिर उससे कहानी लिखवाई जाएगी। यानी कि ये जो कार्ड्स हैं ये उसका किसका काम करेंगे, उद्दीपक का काम करेंगे। किसका काम करते हैं, ये स्टिमुलस का काम करते हैं। और अचेतन मन में जो भी चीज दबी हुई है आदमी उसको, अब हर आदमी अलग अलग स्टोरी लिखेगा। मेरे को कार्ड दिया जाएगा तो मैं अपने हिसाब से स्टोरी लिखूंगी, कुछ किसी दूसरे को दिया जाएगा तो कोई दूसरा अपने हिसाब से स्टोरी बनाएगा। और इससे क्या नापा जाता है, व्यक्तित्व नापा जाता है। टीएटी थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट 1935 में किया था। दूसरा टेस्ट की बात करूं, दूसरा टेस्ट एक और है सीएटी। सीएटी यहाँ पे कर देते हैं, सीएटी, ठीक है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, चाइल्ड अप्रिसिएशन टेस्ट। इसको ये परीक्षण किसने किया था, ये परीक्षण किया था लियोपार्ड बेलेक ने। किसने किया था, लियोपार्ड बेलेक ने किया था। कब किया था, 1948 में। कार्ड की संख्या कितनी थी, कार्ड की संख्या थी 10, ठीक है। और 10 कार्ड के ऊपर चित्र बने हुए थे, और फिर उनसे क्या लिखवाई गई थी, कहानी लिखवाई गई थी। फिर उसके बाद एक था आईबीटी, इंक बॉल टेस्ट। इसको क्या बोला जाता है, इंक का मतलब क्या होता है, शाही धब्बा परीक्षण भी बोला जाता है इसको, शाही धब्बा परीक्षण भी बोला जाता है इसको, ठीक है। और करने वाले कौन थे इसको, हरमन रोसा। इसको करने वाले कौन थे, हरमन रोसा, ठीक है। और कितने कार्ड थे, इसके अंदर भी कार्ड की संख्या कितनी थी, 10 कार्ड की संख्या थी। टोटल कार्ड कितने थे, 10 कार्ड थे, ठीक है। अब थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करते हैं। कार्ड की संख्या कितनी थी, 10 कार्ड। अब कई बार ये पूछ लिया जाता है कि 10 कार्ड के अंदर जो 5 कार्ड थे ना, वो कार्ड तो कैसे थे, काले थे और सफेद थे, ठीक है। काले और सफेद थे। उन कार्ड्स का नंबर क्या था, 1, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। 2 कार्ड क्या थे, 2 कार्ड कैसे थे, काले, सफेद और लाल। और उन कार्ड की संख्या कौन सी थी, सेकंड और थर्ड वाला। और 3 कार्ड्स के ऊपर डिफरेंट कलर थे, यानी कि विभिन्न रंग थे। क्या था, विभिन्न रंग बने हुए थे, के चित्र बने हुए थे। और उन कार्ड की संख्या कितनी थी, उन कार्ड की संख्या थी 8, 9 और 10, ठीक है। और कार्ड दिखाकर फिर उनसे क्या किया गया था, मान लो एक कार्ड है उसके ऊपर कोई शेप बनी हुई है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब कोई तो इसको कैट कह देगा, कोई इसको कोई बर्ड का नाम दे देगा। इस तरीके से उनका क्या किया जाता था, उनकी पर्सनैलिटी को मेजर किया जाता था। तो ये क्या बन गया, सीएटी। ये दूसरे वाला क्या था, आईबीटी। और इधर क्या था, टीएटी। ये कब किया था, एक्सपेरिमेंट 1935 में किया था। आईबीटी वाला कब किया था, 1921 में। ये वाला कब किया था, 1921 में। यानी कि 3 तो आप याद कर लो ही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर से बता रही हूँ, टीएटी, सीएटी और आईबीटी। कार्ड की संख्या 31, 10, 10। कब किया था, 1935 में, 1948 में, 1921 में। करने वाला कौन था इसको करने वाला कौन था, मार्गन एंड मुर्रे, मार्गन मुर्रे। इसको करने वाला कौन था, इसको 1948 वाले को करने वाला कौन था, लियोपार्ड बेलेक, लियोपार्ड बेलेक। और इसको करने वाला कौन था,
हरमन रोसा। बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पर इतना टाइम लगा दिया। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा डी, व्यक्तित्व को नापने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास के बारे में सही है? पहली बात तो क्या पूछा गया है? सही है। और किसके बारे में पूछा गया है? विकास के बारे में पूछा गया है। तो विकास मात्र, पहली बात तो यही गड़बड़ हो गया कि मात्र आनुवंशिकता का एक उत्पाद नहीं है, इसके अंदर हेरिडिटी के साथ एनवायरमेंट का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। यानी कि एनवायरमेंट और हेरिडिटी दोनों का क्या होता है? ये उत्पाद होता है, मात्र आनुवंशिकता का नहीं है। आनुवंशिकता के साथ पर्यावरण का इफेक्ट भी होता है। तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो आपने ढूंढना था सही। विकास एक यादृच्छिक प्रारूप का अनुसरण करता है। अब यादृच्छिक का मतलब किसी को नहीं समझ आएगा तो वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा, क्योंकि विकास एक संचयी प्रक्रिया है, इसका भी मीनिंग नहीं आएगा तुम्हें। फिर ये तो ठीक है, ढूंढ लिया तुमने, मात्र से पता लग जाता है। विकास के विभिन्न आयाम अंतर संबंधित नहीं है, अंतर संबंधित है भाई। यानी कि अगर शारीरिक पक्ष अगर वीक है बच्चे का, शारीरिक पक्ष उसका सही नहीं है, तो उसका सामाजिक पक्ष के अंदर भी दिक्कत आएगी, उसके संवेग भी सही नहीं होंगे, वो मानसिक रूप से भी सही नहीं होगा। किसी का मानसिक रूप से सही नहीं है तो शायद उसका शारीरिक पक्ष भी सही नहीं होगा। यानी कि ये आपस में क्या होते हैं? इंटरलिंक होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। नहीं के कारण ये भी गलत हो गया, यानी कि ये भी गलत हो गया। यहाँ पर मात्र नहीं होता तो हो सकता था ये सही, या नहीं होता तो ये भी सही हो सकता था। अब दो का मीनिंग तुम्हें शायद पता ही नहीं होगा। पहले इसका मीनिंग देखो, यादृच्छिक का मीनिंग क्या होता है? स्वतंत्र। अब स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? फ्री, यानी कि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, उसकी कोई दिशा ना हो। अब ऐसा है क्या विकास की कोई डायरेक्शन ना हो? ठीक है, उसकी विकास की गति की कोई दिशा ना हो, कोई डायरेक्शन ना हो। एक डायरेक्शन होती है ना, ऐसा तो नहीं होता ना कि पहले बच्चा चलना सीखेगा और फिर बच्चा खड़ा होना सीखेगा। बच्चा पहले क्या करता है? बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर घुटने के बल चलना सीखता है, फिर उसके बाद खड़ा होना सीखता है, फिर सहारे से चलता है, फिर इंडिपेंडेंट दौड़ना भी स्टार्ट कर देता है। यानी कि उसकी एक पर्टिकुलर दिशा है, जबकि यहाँ पर क्या कहता है कि वो स्वतंत्र है, उसकी कोई दिशा नहीं है, कोई गति की कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो यानी कि ये क्या है? गलत हो गया। विकास एक संचयी प्रक्रिया है। हाँ, इसका मतलब आंसर क्या रहेगा? इसका सी वाला। ठीक है, संचयी प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? मिलीजुली प्रक्रिया, यानी कि ये शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, मानसिक सारे के सारे आपस में क्या होते हैं? इंटरलिंक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण। पहली बात है इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग इंग्लिश में क्या होता है? एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कहाँ पढ़ते हैं हम? साइंस में पढ़ते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? हिंदी में त्वरण और इंग्लिश में एक्सेलरेशन। और गाड़ी की स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या दबाया जाता है? एक्सेलरेटर को दबाया जाता है। तो एक्सेलरेशन, त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट बच्चों को शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। अब किस तरह के विशिष्ट बच्चे होने चाहिए त्वरण के लिए? यानी कि पहले से जो बच्चे मंद बुद्धि के हैं, अब उनको क्या हम गति से सिखाएंगे? उनको तो हम धीरे धीरे सिखाएंगे। यानी कि जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिनका माइंड बहुत अच्छे से काम करता है, जिसका IQ भी ऊपर है, मतलब 120 से ऊपर है, सामान्य बच्चों से ऊपर है, उनके लिए हम क्या करेंगे? सिखाने का जो मेथड है वो हमारा त्वरण हो सकता है। यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा? प्रतिभाशाली बच्चे। अब ये अधिगम असमर्थ बच्चे, यानी कि जिसको लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हैं, उनको हम स्पीड से नहीं सिखा सकते, मंद बुद्धि वालों को भी नहीं सिखा सकते, धीमी अधिगम करता इसको भी नहीं सिखा सकते। लेकिन प्रतिभाशाली बच्चे हैं, वही बात आती है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे आते हैं क्लास में, उनको हम एक दिन में एक पूरा चैप्टर करवा देते हैं। लेकिन जो मंद बुद्धि के होंगे, जिसकी लर्निंग कैपेबिलिटी स्लो होगी, उसको हम उसी चैप्टर को 3-4 दिन में सिखाएंगे, है ना। ऐसा होता है ना कि मैथ की एक्सरसाइज जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो तो एक ही दिन में कैच कर जाते हैं और पकड़ जाते हैं और करके ले आते हैं नेक्स्ट डे। लेकिन जो धीमी गति वाले बच्चे हैं उनको सेम एक्सरसाइज करवाने के लिए आपको 2-3 दिन लगाने पड़ते हैं। तो यानी कि त्वरण किसके लिए इंपॉर्टेंट है? त्वरण प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता? शिक्षण अधिगम को देखो, सेम क्वेश्चन कहाँ पूछा हुआ था? SST 2023 में पूछा हुआ था, और सेम ही क्वेश्चन SST 2022 में पूछा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि उसके आंसर उसमें है ना, ये वाला जो ऑप्शन था ये फर्स्ट नंबर पर दे रखा था, मैंने चेक किया है। सेम त्वरण वाला भी पूछा हुआ था और ये भी, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन था ये फर्स्ट दे रखा था। मतलब क्वेश्चन तो आते हैं
PYQ वाले, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज को डिफरेंशिएट कर दिया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता। शिक्षक का शिक्षण कौशल यानी कि जो उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी है, जो कौशल है, उसका स्किल्स है उसकी, वो तो उसको प्रभावित करती है। शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना जरूरी है, वो भी उसको प्रभावित करता है। शिक्षक का विषय ज्ञान, अब किसी टीचर को विषय का कंटेंट टॉपिक नहीं पता होगा, विषय ज्ञान नहीं होगा, तो वो कैसे उन बच्चों को पढ़ा पाएगा जब खुद को ही नहीं आता होगा। शिक्षक का शारीरिक रूप का होना कोई जरूरी नहीं है। अगर किसी का टीचर का एक हाथ नहीं है लेकिन वो मानसिक रूप से सही है, उसको सब्जेक्ट कंटेंट का ज्ञान है, उसके अंदर स्किल्स है पढ़ाने की। कईयों को होता है कि नॉलेज बहुत होती है बट उसके पास स्किल्स नहीं होती है समझाने की, तो वो स्किल होना भी बहुत जरूरी है। अब इसने पूछा है प्रभावित नहीं करता है, ये सब तो प्रभावित करते हैं और कौन नहीं करता है, ये वाला प्रभावित नहीं करता। तो आंसर क्या रह जाएगा, डी वाला। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। जो क्रिएटिव टाइप जो बच्चे होते हैं उनकी विशेषता कौन सी नहीं है, मौलिकता, यानी कि उसके अंदर मौलिकता, उसके अंदर नए नए विचार आने चाहिए, ये तो होता है। लोचनशीलता यानी कि वो एडजस्ट कर ले, वो अपने आप को ढाल ले, वो ऐसा नहीं है कि एक लाइन बता दी। जैसे कि एक तो होता है इंटेलिजेंट बच्चे, मैंने अब जो भी बोला उसको ही कॉपी करके एज इट इज कल मुझे सुना देंगे। और एक होते हैं क्रिएटिव बच्चे। क्रिएटिव बच्चे वो होते हैं जो अपना दिमाग यूज करके कोई नई तरीके से उसका आंसर निकाल कर लाएंगे, यानी कि उनके अंदर लोचनशीलता भी होती है, उनके अंदर मौलिकता भी होती है, धारा प्रवाहिता। अब धारा प्रवाहिता को भी हम पॉजिटिव वे में लेते हैं, इसमें पूछा था नहीं, यानी कि उनके अंदर अनियमितता नहीं होती है, और यही वाला आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व आकलन, अब फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो भी क्या था, व्यक्तित्व आकलन का था, लेकिन उसके अंदर क्या दे रखा था, उसके अंदर दे रखा था प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके लिए किया जाता है। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण को इंग्लिश में बोला था हमने TAT, जिसके ऊपर मैंने बहुत सारा टाइम लगाया था, और वो मार्गन एंड मुर्रे ने 1935 में किया था। अब की बार क्या पूछ लिया कि व्यक्तित्व आकलन की व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है, व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है। इसका मतलब देखो, मैंने क्या बताया था, व्यक्तित्व को नापने के लिए दो टाइप की विधियां बताई थी। व्यक्तित्व को नापने के लिए एक तो मैंने क्या कहा था, प्रक्षेपी, जिसके अंदर अचेतन मन का मेजरमेंट किया जाता है, मापन किया जाता है। दूसरा क्या बताया था, अप्रक्षेपी। जो अप्रक्षेपी था उसी के अंदर हमने फिर क्या पढ़ा था, व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। इसके अंदर तो क्या आ जाते हैं, जैसे कि इंटरव्यू लेना, साक्षात्कार हो गया, बातें करके क्वेश्चन पूछ कर इस तरीके से। और वस्तुनिष्ठ में वो बड़े बड़े जो आप MCQ बड़े बड़े क्वेश्चंस जो लिखते हो, लघुत्रात्मक जो क्वेश्चंस लिखते हो, ठीक है, हिस्ट्री के क्वेश्चंस लिखते हो, उसके अंदर वस्तुनिष्ठ आता है। तो इसमें पूछा है व्यक्तित्व आकलन की व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है। व्यक्तिनिष्ठ मतलब इनमें से नहीं होना चाहिए, तो इनमें से नहीं होगा तो फिर कहां से आए, कई बार इन दोनों को एक साथ भी लिख दिया जाता है, तो यहाँ से आएगा। अप्रक्षेपी विधियों में मैंने क्या बताया था, TAT बताया था, CAT बताया था, फिर उसके बाद IBT बताया था मैंने, FWAT बताया था, यानी कि ये सारी क्या थी, ये सारी की सारी प्रक्षेपी विधियां थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये रहा फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, और यहाँ पर क्या है, शब्द साहचर्य, यानी कि शब्द साहचर्य क्या है, व्यक्तित्व आकलन की विधि नहीं है। ये किसकी है, व्यक्तित्व आकलन की व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है। ये कौन सी विधि है, प्रक्षेपी विधि। इसका मतलब ये अवलोकन, यानी कि देखकर, साक्षात्कार, इंटरव्यू लेकर, आत्मकथा, हिस्ट्री जानकर, बायोग्राफी जानकर हम क्या नापते हैं, हम नापते हैं व्यक्तिनिष्ठ, यानी कि ये किस में आती है, व्यक्तिनिष्ठ विधियों में आती है। यानी कि आपका व्यक्तित्व वाले टॉपिक से ही, पर्सनैलिटी वाले टॉपिक से ये सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है सेम एग्जाम के अंदर। कई बार एग्जामिनर क्या होता है, एक टॉपिक को उठा लेता है, उसी से फिर 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है। हो सकता है कि इसी पेपर में कोई और आगे भी मिल जाए। बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। देखो ये क्या लिखा हुआ है, त्रितंत्रीय। एक होता है 3 डायमेंशनल, एक होता है 3 डायमेंशनल। ये तो किसने दी थी 3 डायमेंशनल, तो ये किसने दिया था, गिलफोर्ड ने दिया था। 3 डायमेंशनल को क्या बोलते हैं, त्रिआयाम। क्या बोलते हैं, त्रिआयाम। इस तरीके से याद रख सकते हो। मान लो ये एक टेबल है, ठीक है, इसके 3 पैर हैं।
अब 3 पैरों के नाम क्या क्या होंगे? ऊपर नीचे हो गया क्या? इसके 3 आयाम है, 3 आयाम के नाम क्या होंगे? फर्स्ट का नाम तो क्या होगा? ऑपरेशन, यहां लिखती हूं, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। अब हिंदी में सुन लो, क्या होता है? संक्रिया, संक्रिया विषय वस्तु और उत्पाद। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था? एक इस तरीके से एक मॉडल दिया था, ब्लॉक्स दिए थे। तो इन्होंने सबसे पहले जब एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने कहा था कि 5 टाइप की तो संक्रिया होती है और 4 टाइप का विषय वस्तु होता है और 6 टाइप का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 टोटल ब्लॉक्स दिए थे। फिर इन्होंने इसको 5 बना दिए थे, यानी कि इसके टाइप्स को बदलकर 5 5 6 मॉडल दिया था। और ये कितना हो जाएगा? 150। और करंट में कितना है? 6, 5 और 6। अब कितने ब्लॉक्स दे रखे हैं? 180। किसको नापते हैं ये किसको नापने के लिए किया जाता है? बुद्धि को। लेकिन ये त्रितंत्रीय की बात नहीं कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ? 3 आयाम की, 3 डायमेंशनल। और ये किसने दिया था? ये दिया था गिलफोर्ड ने। जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, ये तो किसने दिया था? गिलफोर्ड ने। ठीक है जी। फिर बात आती है हार्वर्ड गार्डनर की, इसको डिस्कस कर लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या किया था? इन्होंने भी बुद्धि के 9 तरह की बुद्धि बताई थी। सबसे पहले इन्होंने क्या दिया था? फ्रेम ऑफ माइंड में 7 तरह की बुद्धि दी थी। फिर इन्होंने उसके अंदर कुछ संशोधन किया था 1998 में, तब 8 तरह की बुद्धि बताई। उन्होंने प्रकृति को ऐड कर दिया था। और फिर उन्होंने 2001 में एक और टाइप की बुद्धि को ऐड कर दिया था। और अब इन्होंने क्या कहा आदमी के अंदर? हार्वर्ड गार्डनर ने क्या बताया? 9 तरह की बुद्धि है। गिलफोर्ड का कौन सा है? गिलफोर्ड का 3 डायमेंशनल। अब गार्डनर का क्या है? गार्डनर के सिद्धांत का नाम क्या है? बहुबुद्धि। हार्वर्ड गार्डनर, इसका पूरा नाम है हार्वर्ड गार्डनर। इसके सिद्धांत का नाम क्या है? मल्टीपल इंटेलिजेंसी, बहुबुद्धि। गार्डनर ने कौन सा दिया? गार्डनर ने दिया बहुबुद्धि। और बहुबुद्धि में उन्होंने कितनी तरह की बुद्धि बताई? 9 तरह की। पूरा नाम क्या है? हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है। गिलफोर्ड ने क्या दिया? गिलफोर्ड ने कौन सा दिया? ये वाला 3 आयाम। और कौन कौन से आयाम बताए? कौन कौन से बताए? संक्रिया, फिर उसके बाद विषय वस्तु, और फिर उन्होंने क्या दिया? उत्पाद। ठीक है। अब आती है वर्णन की बारी, क्योंकि यहां जो लिख रखे हैं उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने इंटेलिजेंसी ए, इंटेलिजेंसी बी और इंटेलिजेंसी सी टाइप का दिया। यहां पर पूछा क्या गया? त्रितंत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? स्टर्नबर्ग ने दिया था। स्टर्नबर्ग ने। आंसर क्या रहेगा? सी। और त्रितंत्रीय कोई क्या बोल देते हैं? त्रिचापीय भी बोल देते हैं, त्रिचापीय सिद्धांत। ठीक है, त्रिचापीय, त्रितंत्रीय। और ये किसने दिया था? स्टर्नबर्ग ने दिया था। त्रितंत्रीय और स्टर्नबर्ग देने वाले थे इसको। ब्रॉनस्टेनब्रेनर ने क्या दिया था? इकोलॉजिकल थ्योरी दी थी। क्या दी थी? इकोलॉजिकल थ्योरी दी थी। ठीक है, यूरी ब्रेनफ्रेनर ने। ठीक है। जैव परिस्थितिकी मॉडल, इसको क्या बोला जाता है? जैव परिस्थितिकी मॉडल, या इसको क्या बोला जाता है? इकोलॉजिकल थ्योरी। देने वाले कौन थे? यूरी ब्रॉनस्टेनब्रेनर। इन्होंने कितने मॉडल बताए थे? 5 तरीके से बताया था। इस तरीके से इन्होंने 5 घटक बताए थे। 1, 2, 3, 4 और 5। जो अंदर वाला है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको अंदर वाले को यहां पर लिख देती हूं। क्या कहते हैं इसको? माइक्रोसिस्टम। जो बच्चे के बिल्कुल आसपास होते हैं। पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, विद्यालय के मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, क्लासमेट हैं, वो हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। दूसरा क्या बताया इन्होंने? मीजो सिस्टम।
मीजो सिस्टम। अब मीजो सिस्टम में इन्होंने क्या बताया, जैसे कि पेरेंट्स टीचर। अब पेरेंट्स एक मंडल है, माइक्रो मंडल है, माइक्रो सिस्टम है, और टीचर दूसरा माइक्रो सिस्टम है। यानी कि एक माइक्रो सिस्टम दूसरे माइक्रो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करके बच्चे को जब डिस्कस करता है तो वो किस में आते हैं, वो आते हैं मीजो सिस्टम में। ठीक है, फिर आता है एक्सो सिस्टम। अब पेरेंट्स का जो ऑफिस का स्टाफ है, या जैसे मदर के ऑफिस का स्टाफ है या फादर के ऑफिस का स्टाफ है, यानी कि बिल्कुल बाहर वाले, वो किस में आते हैं, एक्सो सिस्टम में आते हैं। फिर क्या आता है, मैक्रो। ये क्या था, माइक्रो। और ये क्या था, क्योंकि हिंदी में इनके नाम कई बार इंग्लिश में लिख दिए जाते हैं और कई बार इनका हिंदी में लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश में लिखे हुए। ठीक है, तो मैक्रो सिस्टम। अब मैक्रो सिस्टम में कौन आते हैं, जैसे कि आपका ये धार्मिक धर्म हो गया, समाज हो गया, संस्कृति आ गई, ये किस में आते हैं, मैक्रो सिस्टम में आते हैं। और फिर उसके बाद पांचवा क्या आता है, क्रोमो सिस्टम। क्रोमो सिस्टम। ठीक है, और क्रोमो सिस्टम में क्या आएगा, जितने भी घटनाक्रम होते हैं, जितनी भी हिस्ट्रीज होती है, या फिर जैसे कि इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, सोशल मीडिया, ये किस में आते हैं, क्रोमो सिस्टम। इसके साथ ही इनके हिंदी वाले नाम भी लिख लो। सबसे पहले को क्या कहा जाता है, लघु मंडल। क्या कहा जाता है, लघु मंडल। इसको क्या कहा जाता है, मध्य मंडल। मध्यता का काम करता है, तो इसको क्या कहा जाएगा, मध्य मंडल। फिर एक्सो को क्या कहा जाएगा, बाह्य मंडल। बाह्य मंडल। ठीक है, बाह्य मंडल। फिर इसको क्या कहा जाएगा, मैक्रो को वृहत मंडल। वृहत मंडल। ठीक है, और लास्ट वाले को क्या कहा जाएगा, घटक मंडल। साथ साथ एग्जाम्पल, ये इसको इस तरीके से करोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइक्रो, ये क्या आ जाएगा, मीजो, ये क्या आ जाएगा, एक्सो, फिर से ये मैक्रो, और फिर ये क्रोमो। ठीक है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों के नाम याद रखना। सबसे जो बिल्कुल क्लोज होता है, सब यहाँ बच्चा है, मान लो यहाँ बच्चा है, तो ये जो बिल्कुल पास वाला है, जो उसको डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे मतलब क्लासमेट्स हो, चाहे वो पीयर्स हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो मम्मी पापा हो, दादा दादी हो, जो बिल्कुल उसको क्लोज में होते हैं, तो वो किस में आता है, माइक्रो सिस्टम। पूछा क्या गया है इसमें, परिवार एवं विद्यालय। परिवार एक माइक्रो सिस्टम है, विद्यालय दूसरा माइक्रो सिस्टम है, यानी कि वो दोनों ही क्या है, माइक्रो सिस्टम है। आंसर क्या रहेगा, बी। जब परिवार और विद्यालय आपस में मिलते हैं तो वो किस में बन जाता है, मेसो सिस्टम में। लेकिन इसमें क्या पूछा गया, परिवार एवं विद्यालय किस पर्यावरणीय तंत्र में आते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, इकोलॉजिकल थ्योरी। हिंदी में क्या कहा जाता है इसको, जैव परिस्थिति की मॉडल। देने वाले कौन थे, यूरी ब्रॉन फ्रेंड ब्रेडल। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। एक तरफ क्या लिखे हुए हैं, सिद्धांत लिखे हुए हैं और उनके प्रतिपादक। एक तरफ प्रतिपादक लिखे हैं, दूसरी तरफ क्या लिखे गए हैं, सिद्धांत लिखे गए हैं। यानी कि सिद्धांत को बनाने वाला कौन था, दूसरी तरफ उसके सिद्धांत का नाम क्या है। तो जीन प्याजे ने कौन सी थ्योरी दी थी, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी जीन प्याजे ने, ये तो सही है। बांडुरा ने क्या दिया था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, यानी कि लर्निंग वाला जो चैप्टर है वहां से सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ये भी सही है। एरिक्सन ने क्या दिया था, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। साइको एनालिटिकल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, देने वाले कौन थे, एरिक्सन। और कितनी अवस्थाएं बताई थी इन्होंने, 8। इन्होंने कितनी बताई थी, 4। वाइगोत्स्की ने क्या दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत। क्या दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत। यहाँ पे क्या लिखा, नैतिक विकास सिद्धांत। नैतिक विकास सिद्धांत देने वाले कौन थे, 2 थे, जीन प्याजे और दूसरा कौन था, कोलबर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, वाइगोत्स्की ने क्या दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, विकास सिद्धांत। ठीक है, तो आंसर कौन सा गलत हो गया, वाइगोत्स्की वाला। यानी कि इन्होंने तो ये वाला दिया था और ये किसने दिया था, जीन प्याजे और कोलबर्ग।
वह मनोरचना क्या कहलाती है जिसके द्वारा बालक अपने स्वयं के अहम को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करता है? मम्मी कोई आया हुआ है? हाँ लगा लो। वह मनोरचना क्या कहलाती है जिसके द्वारा बालक अपने स्वयं के अहम को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप में परिवर्तित करने का प्रयास करता है, यानी कि खुद के अहम को। पहली बात तो ये टॉपिक कहाँ से है? ये ईगो डिफेंस मैकेनिज्म से। कहाँ से है ये? ईगो डिफेंस मैकेनिज्म से है, ठीक है, यानी कि रक्षा युक्तियां एक तो क्या होती है? प्रत्यक्ष होती हैं, और एक क्या होती है? अप्रत्यक्ष। पूछ लिया जाता है कि यह प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है। तो पहली बात है तादमीकरण, युक्तिकरण, मार्गांतिकरण, प्रक्षेपण। ये सारी की सारी कौन सी युक्तियां हैं? अप्रत्यक्ष युक्तियां है, इनडायरेक्ट मेथड है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की रक्षा युक्तियों में, ठीक है। तो जो क्या कहता है कि अन्य व्यक्ति के अनुरूप, जैसे तुमने सुना होगा कि हेलमेट नहीं पहन रखा किसी लड़के ने बाइक चलाते टाइम, और जैसे ही पुलिस वाला रोकता है तो वो कहता है कि मेरे चाचा यहाँ पर ऐसा ही है, ठीक है, मेरे चाचा यहाँ SHO है, मेरे ताऊ ये है, यानी कि वो खुद के अहम को तो क्या करते हैं? नीचे नहीं रहने देते, अहम को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, यानी कि वो क्या देते हैं? दूसरे की पहचान को सामने ले आते हैं। आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन। ये किसको कहा जाता है? तादमीकरण को। यहाँ पर उस बच्चे ने क्या किया? अपने चाचा को SHO ऐसा ही कुछ बताकर तादम्य स्थापित करने की कोशिश की है, और यही पूछा गया वह मनोरचना क्या कहलाती है जिसके द्वारा बालक अपने स्वयं के अहम को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करता है। तो अन्य व्यक्ति की तरफ ढाल दिया, तो इसको क्या बोल दिया गया? तादमीकरण, ठीक है। फिर उसके बाद आती है मार्गांतिकरण। मार्गांतिकरण में क्या आता है? अपना मार्ग का अंतिकरण करना, यानी कि हम उसमें क्या कहेंगे? इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि तुलसीदास थे, तुलसीदास की का अपनी रत्नावली वाइफ रत्नावली के प्रति जो आसक्ति थी, वो आसक्ति उसने किस में बदल दी? रामचरितमानस में बदल दी। इसका दूसरा नाम क्या है? इसको शुद्धिकरण भी बोला जाता है, और इसका क्या बोला जाता है? साधन, यानी कि अपना मार्ग का बदल लेना। जो अब कई बार क्या होता है, जो बच्चे लड़ाई प्रवृत्ति के होते हैं, चलते चलते किसी को मार देते हैं, मार धाड़ वाले जो बच्चे होते हैं, वो बड़े होकर क्या बन जाते हैं? वो जैसे मुक्केबाज बन गए या रेसलिंग में चले गए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? मार्गांतिकरण। सेम इसका एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। तुलसीदास की जो रत्नावली के प्रति आसक्ति थी, वो उन्होंने रामचरितमानस लिखी उसके बदले में। तो यानी कि क्या कर दिया? मार्गांतिकरण कर दिया, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? शोधन बोला जाता है। और क्या बोला जाता है इसको? इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? उसको तो रैशनलाइजेशन बोलेंगे। पहले इसका देखो, युक्तिकरण को। जो अंगूर खट्टे हैं और अंगूर मीठे हैं, उसको क्या कहा जाता है? युक्तिकरण। अब इसमें क्या करता है कि जैसे मुझे मेरा सिलेक्शन क्यों होता? मैंने तो वैसे ही दे दिया था पेपर, मेरा इस जॉब को लेने का कोई मतलब नहीं था, ठीक है। अब मन तब था, तभी पेपर देने गया, लेकिन अब वो वहां पर क्या कर रहा है? अपनी कौन सी रक्षा युक्ति को अपना रहा है? अपने मन को शांत रखने के लिए वो वहां पर क्या कर रहा है? वो वहां पर कोई औचित्य स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि वो अंगूर खट्टे हैं, मतलब मुझे खाने ही नहीं थे, अंगूर मीठे होते हुए भी खट्टे बता देना। ये दो तरीके के एग्जाम्पल आते हैं, एक अंगूर खट्टे और एक अंगूर मीठे। मैंने प्रमोशन इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैनेजर बनकर मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती। मैंने कार इसलिए नहीं खरीद रहा क्योंकि एक तो तेल का खर्चा बच रहा है, दूसरी मेरी सेहत अच्छी हो रही है। यानी कि इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है युक्तिकरण। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? औचित्य स्थापित करना। और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंग्लिश वाले नाम जरूर याद रख लेना, रैशनलाइजेशन, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? मार्गांतिकरण को क्या बोला जाता है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग उधर बाहर वालों की तरफ जाकर सारा एक्सप्लेनेशन खराब होगी। तादमीकरण का तो बता ही दिया था कि हेलमेट वाला वो एग्जाम्पल। आइडेंटिफिकेशन। मार्गांतिकरण में को इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन, जिसके अंदर क्या किया जाता है?
वो रामचरितमानस वाला युक्तिकरण के अंदर अंगूर खट्टे हैं अंगूर मीठे हैं, इसी को बोलते हैं औचित्य स्थापित करना। और प्रक्षेपण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन। और इसमें क्या होता है? वो ही नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जैसे कि एक टेनिस प्लेयर का शॉट अच्छे से नहीं लग पाता तो बार बार बल्ले को देखता है कि शायद इसमें गलती है, इसकी वजह से मैं अच्छा नहीं खेल पा रहा। ठीक है। अब रस्सी, जैसे रस्सी को कूदने वाली लड़की बार बार अच्छे से रस्सी को नहीं कूद पाती है तो वो रस्सी को देखती है कि ये छोटी है, वो ऐसी एक्सप्रेशन देती है शायद ये छोटी है या बड़ी है इसलिए मैं नहीं कूद पा रही हूँ। यानी कि वहां पर क्या करते हैं? दूसरे के ऊपर ढाल देना, प्रोजेक्शन कर देना, प्रक्षेपण कर देना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात किसमें आती है? प्रक्षेपण में। तो यहाँ पर क्या था? किसी अनुरूप परिवर्तन कर लेना, यानी कि आइडेंटिफिकेशन। हिंदी, इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम याद रखना। नेक्स्ट देखो, विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये कल मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, अब नहीं करूंगी। ये वाइगोत्स्की है इसको देने वाले, और इसके अंदर हम क्या करते हैं? एक तो सोशल इंटरेक्शन से बच्चा सीखता है, एक संस्कृति से सीखता है, एक भाषा से सीखता है, फिर उसके बाद ये था स्कैफोल्डिंग हो गया, एमके हो गया, जेडपीडी हो गया, ये सारा का सारा वाइगोत्स्की इसकी बात करते हैं। इन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत दिए थे, इन्होंने अभी एरिक्सन ने 8 अवस्थाएं दी थी, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया था, और ये कौन थे? ये इकोलॉजिकल थ्योरी देने वाले थे जिन्होंने 5 मंडल अभी एक्सप्लेन किए। इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई थी, इन्होंने 4 बताई थी, और वाइगोत्स्की ने कोई अवस्थाएं नहीं दी थी। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है? बाह्य अभिप्रेरक क्या होते हैं? मोटिवेटर। ठीक है, तो बाहरी रूप से मोटिवेटर कौन सा नहीं है? ट्रॉफी के लिए खेल प्रतिस्पर्धा करना, यानी कि ट्रॉफी चाहिए इसलिए खेलना है, तो ये तो बाह्य है। वेतन के लिए नौकरी करना सीधी सी बात है, सभी नौकरी वेतन के लिए करते हैं, मौज मस्ती के लिए तो कोई नहीं करता, ये भी बाह्य है। आत्म संतुष्टि, ये इंटरनल हो गया, खुद की संतुष्टि है तो समाज सेवा करना, ये कौन सा फैक्टर है? ये इंटरनल है। और एक खरीदने पर एक मुफ्त मिलना, ये भी क्या है? बाह्य। इंटरनल कौन सा? आत्म संतुष्टि, आत्मा की संतुष्टि हेतु समाज सेवा करना, ये कौन सा है? ये आंतरिक अभिप्रेरक है, बाह्य अभिप्रेरक नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्य पूर्ण कार्य है। अब ये किसी की स्टेटमेंट है भाई, एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, 30 के 30 तो नंबर किसी को नहीं आते, 28 29 इसीलिए बोला जाता है कि वो एक आधा क्वेश्चन ऐसे आ जाता है। कितनी स्टेटमेंट याद करोगे, ऐसे कोई अंत नहीं है। इसका आंसर रहेगा हेडफील्ड। नेक्स्ट देखो, विकास जो अनुदैर्ध्य विकास की गति, विकास की डायरेक्शन की 2 तरीके से होते हैं। विकास की डायरेक्शन यानी कि दिशा का नियम बोला जाता है, एक तो सिर से पैर की तरफ और एक केंद्र से दूरी की तरफ। ठीक है, तो सिर से पैर पूछा गया है, सिर से पैर, इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद रख लेना। इसको बोला जाता है सेफलिकॉडल। ठीक है, इसको बोला जाता है सेफलिकॉडल। विकास कैसे हो रहा है? सिर से पैर की तरफ, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले कंट्रोल अपना सिर पर सीखता है, फिर कंधों पर सीखता है, फिर हाथ पर सीखता है, और मतलब फिर इसके रीढ़ की हड्डी पर, फिर वो बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है। यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मेन टॉपिक यही था, इसको इंग्लिश में सेफलिकॉडल बोला जाता है, और इसको सिर अधोमुखी भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरी डायरेक्शन क्या है? प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है कि सबसे पहले स्टेबिलिटी कहाँ आती है? रीढ़ की हड्डी पर, फिर उसकी कहाँ आती है? कंधों पर, और फिर कहाँ आती है? हाथों पर। तो यानी कि यहाँ पर पूछा गया था सिर से पैर, तो आंसर विल बी सेफलिकॉडल। नेक्स्ट, कार्यात्मक प्रतिबद्धता में अधिगमकर्ता की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलित करना किस प्रकार का पुनर्बलन अनुसूचित है? कार्यात्मक प्रतिबद्धता में अधिगमकर्ता यानी कि सीखने वाले की प्रत्येक सही अनुक्रिया, यानी कि वो जो काम कर रहा है वो सही है, उसको पुनर्बलित करना, बार बार करना, किस तरीके का पुनर्बलन अनुसूचित है? तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सतत, लगातार करना। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, ये किसने दिया था? ये किसने दिया था? मैस्लो ने दिया था। एक क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है मैस्लो का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन मीनल बुद्धि में औसत और सृजनात्मकता में निमन और समायोजन में उच्च स्तरीय है, तो वह उदाहरण किसका होगा? यानी कि पहली बात तो उसकी खुद की बात की गई है, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा खुद के बारे में भी बनता है। यानी कि एक लड़की है मीनल, उसकी बुद्धि औसत है, औसत मतलब नॉर्मल है, सृजनता में निमन है यानी क्रिएटिविटी में वो निमन है, और समायोजन में उच्च स्तरीय, यानी कि एक खुद की ही सारी एक्सप्लेनेशन है, किसी दूसरे के साथ कोई कंपैरिजन नहीं किया गया है,
खुद की ही जो वेराइटीज होती हैं, जैसे मैं कहूँ कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, मैं ये कहूँ कि मैं मतलब एक्सप्लेन अच्छे से कर पाती हूँ बट मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो ये मेरी क्या होगी, ये मेरी इंटरपर्सनल डिफरेंसेस हो गए। तो इसको इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहा जाता है, एक होता है इंट्रा पर्सनल और एक होता है इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल को बोला जाता है अंतर व्यक्तित्व और इंटरपर्सनल को बोला जाता है अंतर व्यक्तित्व, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी विभिन्नताएं हैं, एक खुद की, एक लड़की की अलग अलग विभिन्नताओं को एक्सप्लेन किया गया, तो आंसर क्या रहेगा, बी। निम्नलिखित में से कौन सी एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है, समायोजित होगा तो इसका मतलब क्या होगा, अपनी क्षमताओं और सीमाओं के बारे में जागरूक नहीं है, पूछा गया समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है, अपनी क्षमताओं और सीमाओं के बारे में जागरूकता, स्वयं एवं दूसरे का सम्मान करना, ये तो समायोजित है, संतुलित आकांक्षाएं, ये भी समायोजित है, व्यवहार में अनियमित है, ये समायोजित नहीं है, संतुलित आकांक्षाएं होंगी समायोजित है, स्वयं और दूसरे का सम्मान करना समायोजित है, अपनी क्षमता और सीमाओं के बारे में जागरूकता होना, ये भी समायोजित है, ये नहीं है, व्यवहार में अनियमितता समायोजन के कारण नहीं होता। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत अनुसार किसका विकास अवस्था में पलटावे की क्षमता थी। पहली बात तो पियाजे किसकी बात करते हैं, संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, और उन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। 4 अवस्थाओं में सबसे पहली अवस्था तो कौन सी है, ये वाली फर्स्ट, सेकंड कौन सी है, ये वाली, और थर्ड कौन सी है, ये, और फोर्थ कौन सी है, ये वाली। टाइम पीरियड और लिख लो, ये कौन सी है, 0 से 2 यानी कि जन्म से 2 साल तक। फिर उसके बाद ये कितने तक है, 2 से 7, ये है 7 से 12, और ये क्या है 12 के बाद। इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर चिंतन नहीं होता, चिंतन नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, अतार्किक, तार्किक। यहां पर क्या होता है, तार्किक और मूर्त, मूर्त, और यहां पर क्या होता है, तार्किक और अमूर्त, अमूर्त। अब क्वेश्चन कौन सी अवस्था से पूछा गया है, पलटावे की क्षमता विकसित हो जाती है, यानी कि पलटने की क्षमता। तो पलटने की क्षमता किस में आ जाती है, इसमें। यहाँ पर क्या होता है, अपलटावी गुण होता है, यहाँ पर क्या होते हैं, पलटावी गुण होते हैं। यहाँ पर जीववाद होता है, ठीक है। यहाँ पर और क्या हो सकता है, पलटावी हो गया, उसके बाद संरक्षण हो गया, उसके बाद दिन बार महीने तिथि सबका ज्ञान होता है, ये सब चीजें। यहाँ पर क्या होती है, सेंसरी मोटर स्टेज बोला जाता है इसको। सेंसरी मोटर स्टेज में सेंसेस से मतलब अपने 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, वहां से बच्चा सीखता है। निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से कौन सा गेस्टलवाद से संबंधित नहीं है। देखो ये संप्रदाय दे रखे हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, जैसे व्यवहारवाद का संप्रदाय। अब व्यवहारवाद का संप्रदाय किसने दिया था, व्यवहारवाद का संप्रदाय किसने दिया था, वॉटसन ने दिया था। उसके बाद गेस्टालवाद का संप्रदाय किसने दिया था, उसके अंदर ये सब आते हैं, कोहलर भी आते हैं, कोफा भी आते हैं, वर्दीमर भी आते हैं, ठीक है। कोहलर, कोफा, वर्दीमर, ये इन्होंने कौन सा संप्रदाय दिया था, इन्होंने दिया था ये वाला गेस्टालवाद संप्रदाय। सबसे पहला बताया व्यवहारवाद, वॉटसन। दूसरा बताया गेस्टालवाद, जिसके अंदर ये तीनों आते हैं। तीसरा बताया मैंने प्रेरक वाला, जिसके अंदर विलियम मैकडूगल आते हैं, प्रेरक संप्रदाय। चौथा क्या है, प्राकार्यवाद संप्रदाय। अब इसमें क्या कौन आते हैं, विलियम जेम्स आते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, एक अलग से दे रखा है क्रेसमर, ये किस में आते हैं, ये व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी का डिस्क्राइब किया था, जिसके अंदर उन्होंने कौन कौन से दिया था, स्थूलकाय, सुडोलकाय, क्षीणकाय, क्षीणकाय, स्थूलकाय, सुडोलकाय, क्षीणकाय, और एक क्या दिया था उन्होंने, मिश्रित, यानी कि ये किस में आते हैं, व्यक्तित्व वाले में आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समायोजन के संदर्भ में सही नहीं है। समायोजन, अभी पीछे भी एक समायोजन का आया था, यह असंतुलन उत्पन्न करता है। अरे समायोजन है तो असंतुलन कैसे होगा, संतुलन होगा, पहला ही गलत हो गया, नहीं पूछा था ना, असंतुलन। यह परिस्थिति की मांगों के अनुरूप जीवन के तरीकों को बदलने के लिए प्रेरित करता है। हाँ, यह वातावरण की स्थितियों में वांछनीय परिवर्तन लाने की क्षमता देता है, ठीक है। समायोजन के अभाव में व्यक्ति तनाव और चिंता में घिरा रहता है। पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो यह असंतुलन नहीं है, संतुलन स्थापित करता है। नेक्स्ट, ब्रूनर ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास हेतु किस प्रकार के पाठ्यक्रम के अनुगमन का सुझाव दिया था।
किस तरीके का पाठ्यक्रम होना चाहिए? सर्पिलाकार। जैसे कि विकास का सिद्धांत सर्पिलाकार होता है, ऐसे पाठ्यक्रम भी क्या होना चाहिए? सर्पिलाकार। जैसे हम कुछ मैथ में सीखते हैं वो हमारे किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी काम आना चाहिए। जैसे हम एसएसटी में सीखते हैं, उसमें ज्योग्राफी में सीखते हैं, वो हमारा फिजिक्स में भी यूज होना चाहिए। जो मैथ में फिजिक्स में सीखते हैं वो मैथ में यूज होना चाहिए, मैथ में सीखते हैं वो फिजिक्स में। यानी कि आपस में जो सिलेबस होता है ना वो इंटरलिंक्ड होना चाहिए, और ऐसे को क्या बोला गया था? सर्पिल पाठ्यक्रम बोला गया था। कैटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण एक प्रकार का किस तरीके का परीक्षण है? देखो यहाँ से व्यक्तित्व शाब्दिक, सामूहिक शाब्दिक, अशाब्दिक, शाब्दिक एवं अशाब्दिक। तो कैटल का कौन सा था? अशाब्दिक परीक्षण था बुद्धि का। ठीक है। नेक्स्ट, एक प्रकार की बुद्धि परीक्षण जहां पर्सन कठिनाई स्तर की दृष्टि से समान हो, यानी कि उनका डिफिकल्टी लेवल है ना वो तो सेम है, किंतु समय तत्व का अधिक महत्व दिया जाता है। जैसे कि ये सीजीएल का पेपर आता है, मैथ का पेपर, लेवल तो उसका नॉर्मल ही होता है। आईबीपीएस में मैथ का जो पोर्शन होता है नॉर्मल होता है, लेकिन उसके अंदर दिक्कत कहाँ आती है? समय तत्व की दिक्कत आती है। और ऐसे परीक्षण को क्या कहा जाता है? शाब्दिक, शक्ति, निष्पादन या गति। यानी कि समय, मतलब आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। सीजीएल के पेपर होगा या आईबीपीएस का होगा, सब कोई बच्चे इसको क्लियर कर सकते हैं अगर उनको फुल टाइम दिया जाए। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि टाइम कम होता है और क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, कैलकुलेशन भी होती है, तो इसको क्या बोला जाता है? गति परीक्षण। वृद्धि बच्चों में किस प्रकार के परिवर्तन लाती है? जो बढ़ता है बच्चा, एक होती है वृद्धि और एक क्या होता है? विकास, अभिवृद्धि भी बोला जाता है। तो उसमें क्या होता है? वृद्धि के अंदर शारीरिक चीजें देखी जाती हैं। ठीक है। अब जैसे कि दांतों का गिरना, कम होना, ज्यादा होना, या फिर आपके अंदर बोन्स का स्ट्रॉन्ग होना, इसमें क्या होता है? शारीरिक पक्ष देखा जाता है। तो ये क्या आ जाएगा? संरचनात्मक, यानी कि बाह्य दृष्टि से वृद्धि को देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने गिलफोर्ड के मॉडल को किया था एक्सप्लेन, और इसको क्या बोला जाता है? त्रि-आयाम सिद्धांत या 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। और 3 डायमेंशनल में क्या होता है? पहले संक्रिया होती है, फिर क्या आता है? विषय वस्तु आता है, और फिर क्या आता है? उत्पाद, रिजल्ट आता है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है? संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, संज्ञान नहीं आता है इसके अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृद्धि, अभी थोड़ा पहले वाला, इससे जस्ट एक क्वेश्चन पहले भी अभिवृद्धि का ही क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया अभिवृद्धि के संदर्भ में सही नहीं है। अब अभिवृद्धि और यहाँ पर अभिवृद्धि, बेटा ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अभिवृद्धि, और यहाँ पर लिखा अभिवृत्ति, 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 अभिवृत्ति। इसका मतलब यहाँ गलत लिख रखा है, यहाँ पर क्या आना चाहिए? अभिवृत्ति। ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में? एटीट्यूड। ठीक है। एटीट्यूड के बारे में सही नहीं है वो बता। एटीट्यूड में, अभिवृत्ति में अभिप्रेरणात्मक प्रभावोत्पादक विशेषता पाई जाती है, यानी कि जो हमारा एटीट्यूड होता है उसके अंदर मोटिवेशन की वजह से चेंजेस आते हैं। ये बात तो सही है, गलत वाला पूछा है। अभिवृत्ति पूर्णतः सकारात्मक से पूर्णतः नकारात्मक हो सकती है, यानी कि अपना एटीट्यूड किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, दूसरी चीज के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकता है। एटीट्यूड ऐसा नहीं है कि सबका सेम। मान लो मैथ का, जिस बच्चे का मैथ अच्छा आता है उसके लिए उसका पॉजिटिव है, अब उसके बदले में हो सकता है उसको लैंग्वेज ना आ रही हो, तो वो उसको लेकर इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, उसका एटीट्यूड क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। ये बात भी सही है। एटीट्यूड में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है। हाँ, संबंध तो पाया जाता है, यानी कि व्यक्ति और वस्तु का संबंध पाया जाता है। अभी एटीट्यूड जन्मजात और अर्जित दोनों होते हैं। नहीं, जन्मजात नहीं होता। एटीट्यूड क्या होता है? हमारा एनवायरमेंट से आता है, हम उसको क्या करते हैं? उसको मतलब बाद में अर्जित करते हैं। अर्जित तो लिखा ही है, एक्वायर्ड करते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एक्वायर करना। अब एक्वायर कहाँ से करेंगे इसको? हम एनवायरमेंट से करेंगे। ठीक है। तो एटीट्यूड को एक्वायर किया जाता है, ना कि वो जन्मजात होता है, इसलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है? पहली बात तो ये किसके बारे में बात करता है? ये एरिक्सन ने 8 अवस्थाएं दी थी।
एरिक्सन के विकास के सिद्धांत का नाम क्या था? मनोसामाजिक। साइको एनालिटिकल थ्योरी देने वाले कौन थे? एरिक्सन थे। इन्होंने क्या दी थी? इन्होंने 8 अवस्थाएं दी थी और 8 अवस्थाओं में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी कि एक अवस्था को 2 पार्ट में बांटा गया था। ठीक है, सबसे पहली अवस्था थी विश्वास बनाम अविश्वास। लिखा है इसके अंदर, अच्छा इसमें तो ये छांटना है कि कौन सा सही नहीं है। पहल बनाम अपराध, ठीक है, पहचान बनाम भूमिका, स्वायत्तता बनाम लज्जा। पहली ये गलत है। पहले वाली कौन सी थी? विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास, ट्रस्ट वर्सेस अनट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया था? पहली। ठीक है, स्वायत्तता बनाम लज्जा, ये कौन सी थी? ये दूसरी थी। पहल बनाम अपराध, ये थी तीसरी अवस्था। अध्यवसाय बनाम हीनता, ये थी चौथी। पहचान बनाम पांचवी। ठीक है, और टाइम पीरियड की भी बात करें तो ये क्या आ जाएगा? ये 0 से 2, फिर उसके बाद दूसरी का है ये 2 से 3, फिर ये वाली 4 से 5, और ये 5 से 12, और ये 12 से 18, और उसके बाद 18 के बाद क्या आ जाएगी? मतलब इन्होंने पूरी टाइम पीरियड को 8 पार्ट में बांटा था, और 12 से 18 के बाद फिर क्या आ जाएगी इनमें? ये 19 से 35 तक घनिष्ठता बनाम, यानी कि शादी वाला टाइम पीरियड आ जाता है तो उसको बोला जाता है घनिष्ठता बनाम अलगाव। 18 से 35 तक, फिर 35 से 65 तक क्या बोला जाता है? उत्पादकता और निष्क्रियता, यानी कि पॉजिटिव। एक तरफ वालों को तो ये सब चीज पॉजिटिव पार्ट्स में आते हैं। मैंने एरिक्सन का पूरा मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एक्सप्लेन कर रखा है, उसके अंदर ये 8 अवस्थाएं देख लेना, और मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा, वहां देख लेना। तो इसका गलत कौन सा हो गया? इसका ये पहली अवस्था नहीं है भाई। पहली अवस्था तो कौन सी आती है? विश्वास बनाम अविश्वास। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व आकलन? अब व्यक्तित्व का ये तीसरा क्वेश्चन आ गया, प्रक्षेपी विधि। और प्रक्षेपी विधियों में मैंने क्या बताया था? FWAT तो मैंने बताया था। ठीक है, वाक्य पूर्ति, सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट बोला जाता है इसको। और वर्णन गति, ये भी उसमें आता है। समाज मिति, समाज विधि में क्या आती है? व्यक्तिनिष्ठ होती है। ये क्या होती है? व्यक्तिनिष्ठ विधि होती है। ठीक है, तो आप कौन सी विधि नहीं, इसमें से कौन सा गलत है? डी वाला। ठीक है, क्लास को यही खत्म करते हैं। 30 MCQ थे। किसके थे ये? HTET, SST 2022 के क्वेश्चंस थे। क्लास पसंद आई हो और वीडियो चाहे तो इसको आप शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।